हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। तो आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 97 की तरफ बढ़ते हैं। फिर वक्त जैसे तेजी से दौड़ता चला गया। उनकी शादी को 6 महीने हो चुके थे। सफीन ने हालात को एक्सेप्ट कर लिया था और हालिब ने अपना वादा निभाते सफीन को हकीकतन अपने पलकों पर बिठा लिया था। लेकिन वो अपनी फितरत से मजबूर था, इसलिए सफीन पर दोस्त जमाना उसे अपने साथ बांध कर रखने की आदत को नहीं छोड़ पाया था। वो सफीन को अपने अलावा किसी के नजदीक नहीं देख पाता था, फिर चाहे उसमें उसकी लाडली अशहा भी क्यों ना हो। सनम अब तक रकीम का इंतजार करती। रकीम अभी तक अपनी ट्रेनिंग से वापस नहीं लौटा था। उससे बस वीडियो कॉल पर सनम की बात होती थी, मगर ये जॉब रकीम का जुनून थी और सनम रकीम के शौक की राह में हायल नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो दिल पर जबर किए उसका इंतजार करने में मजबूर थे। हाँ, इन गुजरते दिनों में इतना हुआ कि सनम और रोहान के बीच थोड़ी बहुत बेदखली पैदा हो गई थी। अब सनम रोहान से आराम से बात कर लेती थी और आयशा की जिंदगी तो जैसे इन गुजरते दिनों में खुशियों का गहवारा बन गए थे। जैनब ने ठीक कहा था कि अल्लाह हर इंसान को वही अता करता है जिसके लिए बेहतरीन होता है, और फहीम हकीकतन उसका बेहतरीन हमसफर था। वो उसे इतनी मोहब्बत करता था कि आशा, जिसे हमेशा अपनी किस्मत से शिकायत रहती थी, वो फहीम जैसे शख्स का साथ पाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकते थे। जिंदगी तो मेरोजा की भी अच्छी चल रही थी। आदि की मोहब्बत तो कदम कदम पर उसके साथ ही, मगर महविश, अनिका और जरोश भी आदि के पीछे मिरोसा को टॉर्चर करने से नहीं चौंकती थी। और फिर उनकी शादी के 6 महीने बाद सनान की आमद के साथ ही मिरोसा की जिंदगी में वो तूफान भी आया था जिसने उसकी पूरी जिंदगी को दरहम बरहम काट दिया था। वो सुबह 8 बजे का अलार्म लगाकर सोई थी, मगर अलार्म ने धोखा दिया। उसकी हमेशा वाली पक्की नींद से जोर जोर से दरवाजा दर दर की आवाज पर हड़बड़ा कर उठी थी और जल्दी से उठकर गिरते पड़ते दरवाजा खोला था। सुबह हो गई है नवाबजादी, उठ जाओ, जाना नहीं है क्या हॉस्पिटल? दरवाजे के बीचों बीच में अम्मी जान यानी कि साइमा बेगम को खड़ा देकर उसे सटपटाकर क्लाक पर नजर आ रहे थे। ओ एम जी, अम्मी जान देर होगी, 8:30 हो गया, मुझे यही आप ही ने 9 बजे बुलाया था। वो अपने पैर पर पड़े ब्लैंकेट से उछलती तेजी से भागी थी। ये ब्लैंकेट खुद पर ओढ़े ही वो दरवाजा खोलने के लिए आई थी, मगर जल्दी जल्दी गेट खोलते ब्लैंकेट जमीन बोस हो गया था और भागने की सूरत में बैलेंस आउट होते वो धर्म से सजदा रेज हो गई थी। उफ मरियम, कम बहक, कभी तो कोई काम ढंग का कर लिया करो। हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहती हो, काम बिगाड़ती रहती हो, न जाने किस बात की जल्दी है इस लड़की को। सैमा बेगम जो अब तक दरवाजे में खड़ी थी, मरियम की फुर्तियां पर काम बिगाड़ते देखा हमेशा की तरह बड़बड़ाती मुड़कर चली गई थी और मरियम भी जल्दी से उठ खड़ी थी। साथ ही घुड़कर ये नजर ब्लैंकेट पर डाली। यही बदतमीज उसे गिराने का जिम्मेदार था, इसलिए उसे ब्लैंकेट को बेड पर फेंक कर जोर जोर से लाते मुक्के मारकर उसकी पिटाई की थी। बाकी रात को निपटूंगी तुमसे बदतमीज, अभी मुझे देर हो रही है। नाक चढ़ाकर ब्लैंकेट से बोलती हुए जल्दी से बाथरूम की तरफ भागी थी। मरियम की फैमिली 1 हफ्ता पहले ही पिंडी से लाहौर शिफ्ट हुई थी, क्योंकि मरियम के बड़े भाई शाहान का यहाँ पर ट्रांसफर हुआ था। वो महकमा पुलिस में एसपी की पोस्ट पर काम करता। उसके बाबा भी इसी बहाने लाहौर चले आए थे। वो पेशे से एक ज्वेलर थे। पिंडी के साथ दूसरे शहरों में भी उनके ज्वेलरी शोरूम थे और अब उनका इरादा लाहौर में भी एक शोरूम खोलने का था। मरियम का ताल्लुक एक खुशहाल फैमिली से था। वो लोग 3 बहन भाई थे। मरियम 2 भाइयों से छोटी और इकलौती बहन थी। सबसे बड़ा शाहान पुलिस ऑफिसर था। उससे छोटे गफरान अपने पापा के साथ उनका बिजनेस देखता था। वो खुद डॉक्टर थे। हाल ही में उसका एमबीबीएस कंप्लीट हुआ था और आज उसे अपनी कजन अनाबिया उसके शोहर हादी शाह के हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग देनी थी, मगर पहले दिन ही उसे देर हो गए थे। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर अम्मी जान को खुदाफिज कहती बिना नाश्ते के ही हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी। और सैमा बेगम उसका खाली पेट जाता हुआ देखकर जूस का गिलास और एक सैंडविच लिए उसके पीछे गई थी, मगर हाथों में थामे पर्स, फोन और गाड़ी की चाबी की वजह से उसे बाहरी दरवाजे का लॉक खोलने नहीं दे पा रहा था। और फिर जैसे जैसे उसने दरवाजा खोला ही था कि अम्मी जान की पुकार पर वो पहली सीढ़ी से ही पलटी थी। उसका हाई हील पहना हुआ पैर फिसल का मुड़ा था। नतीजतन वो दोनों सीढ़ियों से नीचे लड़ख रहे थे। उसे गिर के बाहर गिरता हुआ देखकर सामा बेगम ने अपना माथा पीट लिया था। उफ, ये लड़की है या तूफान, बागम बाग मचाए रखती है और फिर यूं ही गिरती बढ़ती चोटें लगाती है। दिखा, मुझे लगी तो नहीं है कहीं? अम्मी जान उसके पास आकर बैठी थी, जो कि सुन सुन करती अपनी नाक और आंखें टिश्यू से साफ कर थी। पैर मुड़ने की तकलीफ से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जिन्हें वो टिश्यू से साफ करती जा रही थी। अम्मी जान, आपको पीछे से आवाज देने की क्या जरूरत थी? आपको पता है ना कि मुझे देर हो रही है, लेकर एक्सीडेंट करवा दिया मेरा, अब लंगड़ाते हुए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वो अपनी आंखें साफ करती बोली, जो कि दर्द की वजह से बार बार बढ़ रही थी। हे, ये पागल लड़की है क्या? मैंने कहा था ये बादशत बार की हील्स पहने को। ये कहो कि तुम्हें गिरने का बनने का शौक है। हर वक्त न जाने कौन सी जल्दी में रहती हो और कोई जरूरत नहीं है अब हॉस्पिटल जाने की। चोट लग गया, घर में रहो, आज आराम करो। अम्मी जान ने उसके पैर को हिला जुला कर देखते हुए कहा था।
नो अम्मी जान, मैंने अनाबिया आपी से वादा किया और दुनिया जानती है मरियम हाथ पैर नाक मुंह और दांत तो तोड़ सकती है मगर अपना प्रॉमिस नहीं। हॉस्पिटल जानी हो वहीं पर आपी के हॉस्पिटल किसी अर्थोपैडी को दिखा लूंगी, पेन किलर भी ले लूंगी, आप मेरी फिक्र ना करें अम्मी जान, मरियम अपना ख्याल खुद रख सकती है, बाय बाय। वो सामा बेगम का गाल चुमती हुई उठ खड़ी थी और पैर में दर्द की शदीद लहरें उठ रही थी मगर बिना अम्मी जान पर जाहिर किए वो झटपट अपनी गाड़ी में बैठकर गेट के बाहर निकलते चली गई थी। या अल्लाह, मैं क्या करूं इस लड़की का, न जाने क्या बनेगा उसका अगले घर जाकर। अल्लाह मेरी बच्ची का नसीब अच्छा कर, उसे एक अच्छा और हयाल करने वाला हम सफर अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। साइमा बेगम के दिल की गहराइयों से दुआ निकली थी। अब ये तो वक्त ही बता सकता था कि उनकी ये दुआ कबूल कब होनी थी और होनी भी थी कि या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी आपी, मैं हॉस्पिटल पहुंच चुकी हूँ, कहाँ आना है? अच्छा फर्स्ट फ्लोर पर, राइट साइड, ओके। नहीं नहीं आप मत आए, मैं खुद आ रही हूँ। ओके जी, बस 2 मिनट में पहुंच रही हूँ। मरियम फोन पर अनाबिया से बात कर थी जिसने उसे फर्स्ट फ्लोर पर अपने रूम में बुलाया था। वो हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पर करीब चारों तरफ देख रही थी। हॉस्पिटल वाला महसूस माहौल, मरीजों की भीड़, इधर से उधर आते जाते डॉक्टर्स को देखकर नर्स मरियम ने एक गहरी सांस ली थी और बाएं तरफ नजर आती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। सीढ़ियों के बाएं तरफ वाली दीवार पर लिफ्ट भी नस्ब थी मगर अब सिर्फ एक ही फ्लोर के लिए भी लिफ्ट क्या लेती, इसलिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई और फिर वो धीरे धीरे सीढ़ियां तय करके ऊपर पहुंचकर दाएं तरफ मुड़ गई थी। सामने ही अनाबिया के रूम के बाहर उसकी नेम प्लेट लगी हुई नजर आई थी, डॉक्टर अनाबिया हादी शाह, गायनाकोलॉजिस्ट। शुक्र है आप ही का रूम मिल गया। और हादी भाई ने हॉस्पिटल तो बहुत ही शानदार बनाया। वो चारों तरफ घूमकर हॉस्पिटल का मुआयना करती हुई अनाबिया के रूम की तरफ बढ़ रही थी कि तभी अनाबिया के रूम के साथ वाले रूम से कोई स्पीड के साथ ही बाहर निकला था। उसका मरियम से जोरदार तसादम हुआ था। उफ। वो जोर से नीचे गिरी, बुरी तरह से कराई थी और रूहानी हैरत से अपने सामने गिरी इस लड़की को देखा था जिसके जूड़े में लिपटे हुए काले सिल्क की बाल खुलकर फर्श पर बिखर गए थे। वो डार्क पिंक कलर के कुर्ते और जीन्स में थे, पैर में पिंक कलर की हाई हील सैंडल पहने हुए थे। हाय, आंधे इंसान ने मेरे पहले से टूटे पैर को दोबारा से तोड़ दिया। हाय आपी, अब मैं चलूंगी कैसे? लड़की नीचे पड़ी बरबरार थी और रूहान उसके पास पंचों के बल बैठ गया था। वो पीछे की तरफ गिरी थी और अब एक कोहनी के सहारे उठने की कोशिश करती। उसके सारे बाल उसके चेहरे और बाएं कांधे को ढके हुए थे। रूहान ने उसे सहारा देने को खनखा कर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था और तभी मरियम ने सीधे होते हुए चौंक उसको देखा था और फिर वो 2 मिनट के लिए जैसे सब कुछ फरमोश कर गए थे। और यही कुछ रूहान के साथ हुआ था। गोरी रंगत पर खड़ी तीखी नाक, बड़े बड़े गुलाबी होंठ और बड़ी बड़ी शरबती काली आंखें, आंखों वाली वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि रूहान अपनी जगह बैठा उसको देखता रह गया। अब पालो, सामने मौजूद शख्स को देखकर मरियम के लब बेआवाज फड़फड़ाते, डार्क ब्राउन गहरी आंखें, चॉकलेट ब्राउन बाल, सुरबा सफेद रंगत और होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट से जाए डॉक्टर्स के महसूस लबाब में उसके सामने पंचों के बल बैठा वो लड़का बेहद हैंडसम था। कम से कम मरियम ने उस जैसे शख्स से अब तक नहीं देखा था। रूहान खुद को दीवाना वार तकती इस लड़की को देखकर दोबारा से खनकारता और मरियम हड़बड़ा कर जैसे होश में आती। ए खूबसूरत इंसान, माना कि आप पर किसी का कत्ल भी माफ किया जा सकता है, बल्कि कोई करे ना करे मैं तो खुशी खुशी आप अपना खून माफ कर दूंगी, लेकिन जब तक आप ऐसा कोई इरादा नहीं रखते तब तक इन खूबसूरत आंखों का इस्तेमाल कर लें और सामने देखा चलें, क्योंकि मेरे पहले से पे मुड़े हुए पैर को आपकी इस टक्कर ने तकरीबन तोड़ डाला है और इसी तरह आप सबसे टकराते रहे तो मेरा नुकसान बड़ा हो जाना है। इस तरह तो आपकी खूबसूरती पर फर्दा होने वाली की तादाद बढ़ती जाएगी। आखिर मैं अकेली जान किस किसी से लड़ूंगी? वैसे आज घर जाते शुक्राने के नफल पढ़ूंगी कि लाहौर आते ही मैं बिल्कुल ठीक टाइम पर आपसे आ टकराई हूँ। अब तो ये तय है कि आज से मरियम आपके मलकियत है और आप मरियम की। वो रूहान के उठाने से पहले कोहनी के बाल उठ बैठी थी और मजे से अपने दोनों हाथ घुटनों के गेट बांधते बोलती जा रही थी, जबकि रूहान अपनी दोनों आंखें फाड़े हैरत से इस खूबसूरत हसीना की कत्तर करते चलती जुबान के जोहर देख रहा था। शट अप, आपके दिमाग का कोई पेच ढीला है क्या? बकवास की जा रही है कब से? मुझे तो आप मेंटल केस लेती हैं। ऊपर जाए, मेंटल वार्ड यहाँ पर नहीं ऊपर है, और ऊपर जाकर डॉक्टर हादी शाह को दिखाएं, वो आपके दिमाग का अच्छा इलाज करेगा। क्रेजी गर्ल, रूहानी से घूरते हुए उठ खड़ा हुआ था, जो उसको देखकर अभी डीटू की तरह मुस्कुरा रहे थे। लड़की खूबसूरत तो थी मगर बेबाक, जरूरत से ज्यादा जुबान दराज और कॉन्फिडेंट थी, और ऐसी बोल्ड किस्म की लड़कियों से रूहान को सच चिढ़ थी। खूबसूरत इंसान अगर टक्कर मारकर गिराया है तो अब उठा भी देना, फिर चाहे मेंटल वार्ड में छोड़कर आए या अनाबिया आपी के रूम में, मगर जाऊंगी आपके सहारे, क्योंकि आधा दर्द तो आपको देखते ही दूर हो जाएगा। वो डांट खाने के अलावा भी रूहान को तपाने से बात ना आई थी और रूहान अनाबिया का नाम सुनकर चौंक गया था।
आप अन्नाबिया भाभी को जानती हैं? रूहान ने उसे सहारा देकर उठाते हुए पूछा था। हाँ, वो मेरे ताया जान की बेटी है। मैं उनसे मिलने के लिए तो आई हूँ, मगर मुझे क्या पता था यहाँ पर आपसे मुलाकात हो जाएगी। आपने मुझे जरा उनके रूम में छोड़ दें। खूबसूरत इंसान, मेरे पैर में शदीद तकलीफ है, घर में भी गिर चुकी हूँ और अब दूसरी बार आपने मुझे जमीन बोझ कर दिया। मरियम लंगड़ा कर रूहान का हाथ थामे चल रही थी, मगर उसकी जुबान कैंची की तरह बिना रुके तेज तेज चल रही थी। आप कुछ देर भी चुप नहीं रह सकती क्या? ले, ये रहा भाभी का रूम। भाभी संभाली अपनी मेंटल कजन को। रूहान ने मरियम को नाबिया के सामने पड़ी चेयर पर बिठा देता और नाबिया हैरत से रूहान के हाथ थामे में बैठी हुई मरियम को देखने लगे थे। ए खूबसूरत इंसान, मैं मेंटल थी नहीं, आपको देखकर दिमागी तवाज़ुन खो बैठी हूँ और कुछ देर मजीद आप यहाँ पर रहे तो बिल्कुल दीवानी हो जाऊंगी। मरियम ने शरारत से मुस्कुराकर रूहान को देखा था, जो उसके खूबसूरत इंसान की गर्दन पर जला गया था। मेरा नाम रूहान शाह है, रिटायर्ड गर्ल। भाभी, एक बार अपनी कजन को हादी को दिखा दे, मुझे लग रहा है उनके दिमाग में कोई शदीद किस्म का फॉल्ट है। रूहान सामने खड़ी अनाबिया को देखा बोला था, जो बामुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल करती। ओके ओके, तुम जाओ रूहान, मैं देख लूंगी मरियम को। अनाबिया ने रूहान को बाहर रूम से भेज दिया था। वो खुद को तकती मरियम को घूरता हुआ बाहर चला गया था। उसके जाते ही अनाबिया जोर से हंस पड़े। शरीर, हा हा हा, मरियम तुम किसी को तो बख्श दिया करो, वो देवर है मेरा, पागल लड़की। हद हो गई है, कहाँ मिला तुम्हें रूहान? अनाबिया को बाबा रूहान के जिंजलाह पर हंसी आ रही। बाहर ही तो मिले, मैं आपके पास आ रही थी कि यह खूबसूरत इंसान मुझसे टकराया। ओ बाय गॉड अपी, मैं तो टोटली फिदा होगी इस खूबसूरत इंसान पर। अब तो पक्का पक्का मैं आपके हॉस्पिटल में ही जॉब करूंगी। मरियम से लो नहीं छूटना अब, चाहे दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए। वो नाबिया के टेबल पर जोर से हाथ मारती बोलती और नाबिया पूरी आंखें खोलकर मरियम को देख रहे थे। आर यू सीरियस मरियम, तुम्हें रूहान इतना पसंद आया है? अनाबिया ने हैरत से पूछा था। आपी पसंद? मुझे इस खूबसूरत इंसान से पहली नजर में मोहब्बत हो गई है। आज से मरियम उसकी और इस खूबसूरत इंसान के माथे पर भी मरियम के नाम का टैग लग गया, समझे? अब तो बस जल्द से जल्द आप मुझे अपनी देवरानी बनाने की तैयारी करें, क्योंकि अब मरियम की डोली जाएगी तो इस खूबसूरत इंसान के घर, वरना कसम से मरियम जिंदगी भर के लिए जोग ले लेगी। वो ड्रामाई अंदाज में बोलती। तुम तो वाकई भी चलती फिरती फिल्म हो, ड्रामेबाज। आओ तुम्हें हादी से मिलवा, वो तुम्हारा पैर भी थका दूंगी डॉक्टर कुरैशी को। और सुनो, खुदा के लिए हादी के सामने रूहान के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना। रूहान उनका भाई है, उनके सामने खूबसूरत इंसान के नाम का विर्त न करना, समझी? अनाबिया ने मरियम के सर पर चपत लगाते हुए कहा था। ओके चले, बहनोई साहब से मिलते हैं। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि आपकी शादी में क्यों नहीं आई, वरना आपकी इस खूबसूरत इंसान से मिल लेती। आपने मेरे पेपर्स के वक्त शादी करके मुझे मेरी मोहब्बत से मिलने में लेट करवा दिया। मरियम अनाबिया का हाथ थाम कर आदि के रूम में जाती हुई आप भी बोलती जाती, जिस पर अनाबिया गहरा सांस भरकर तासुब से सर हिलाती रह गई। मरियम की पूरी फैमिली आज डिनर पर जावियर हाउस में इनवाइटेड थी। आदि के चाचा ससुर आज उनकी शादी के बाद पहली बार उनके घर आ रहे थे। अनाबिया की फैमिली कई सालों से लाहौर में मुकीम थे। सब लोग खाने से फारिग हो चुके थे। हालिब खाने के बाद सबसे एक्सक्यूज करता रकीम के पास जा चुका था। फ़हीम उसे बुलाने आया था। आज रकीम भी शाम को ही अपनी 6 माह की टफ ट्रेनिंग कंप्लीट करके लौटा था। शाम से वो सब साथ ही थे, बस अभी मेहमानों के आने से पहले बाहर गए थे। मरियम सफीन से बात करती। मरियम को अनाबिया भाभी की एक छोटी सी और क्यूट सी देवरानी बहुत ही पसंद आई थी, जो उनके देवर हालिब शाह की बीवी थी। मरियम अभी हालिब से भी मिल चुकी थी और दिल से काहिल हो गई थी कि वजाहत हादी बाई के खानदान को विरसे में मिली है। वो खूबसूरत इंसान भी तो था, लेकिन एक बात तो वह हैरान थी कि अनाबिया के आहर कितने देवर थे। एक हालिब शाह था जो सफीन का शोहर था, वो अनाबिया का देवर था। उसके अलावा मरियम फ़हीम से मिली थी, जो कि हालिब को लेने आया था। फ़हीम को भी अनाबिया ने अपना देवर बताया था और वो खूबसूरत इंसान भी अनाबिया का देवर था, तो इस वक्त पता नहीं कहाँ पर गायब था। मरियम की बेचैन नजरें उसे कब से तलाश करती और बिल्लाहिर वो सफीन के पास झुका उसके कान में सरगोशी करते पूछ बैठी। सफीन, सफीन डियर, तुम्हारा तीसरा देवर वो खूबसूरत इंसान कहाँ है? अरे वही जो डॉक्टर है, क्या नाम है उसका? हाँ, डॉक्टर रूहान। कहाँ है वो? डिनर के टाइम पे मौजूद नहीं था। क्या वो डिनर नहीं करता? मरियम के पूछने पर सफीन ने हैरत से उसको देखा था। रूहान भाई से कहाँ मिली तुम? वो तो अपने घर पर होंगे। सफीन ने आंखें चबकते हुए मरियम को देखा था। वो मैं कल उसके वो मैं कल उससे हादी बाई के हॉस्पिटल में मिली थी। और वो क्या अलग रहती हैं आप लोगों से? मगर क्यों? मरियम ने हैरत से पूछा था। हाँ, क्योंकि वो रेहान चाचू के बेटे हैं ना, और बराबर वाले घर में रहते हैं। वो मेरी बहन सनम के देवर हैं। सफीन ने मुस्कुराते हुए बोलती। तो मुझे भी मिलवाओ ना अपनी बहन से, इसी बहाने इस खूबसूरत इंसान से भी मिल लूंगी। मरियम शरारत से हंसते हुए बोलती। उसके अंदाज पर सफीन भी मुस्कुराती हुई उठ खड़ी थी। भाभी, मैं जरा मरियम को अपने साथ बाहर लॉन में लेकर जा रही हूँ। जाऊं?
सफीन ने अनाया और रिया के साथ बैठी अनाबिया से पूछा जब अपनी चची से बातें कर थी। हाँ बेटा ले जाओ, पूछने वाली क्या बात है। साइमा बेगम अनाबिया से पहले बोल बैठी थी। हाँ हाँ सफीन बेटा ले जाओ बहन को, रियान में मुस्कुराते हुए कहा था। और सफीन ने अपने बेडोल होते सरापे को अच्छी तरह चादर में छुपाते मरियम को साथ लिए बाहर की तरफ बढ़ गए थे। सफीन आर यू एक्सपेक्टिंग, मरियम ने घर से बाहर निकलते सफीन से पूछा था। हाँ सफीन ने मुख्तसर जवाब दिया। ओ कौन सा महीना चल रहा है, मरियम ने पूछा था। छठा महीना, इस बार सफीन मुस्कुराते बोली। आ हाउ स्वीट, लेकिन तुम तो अभी इतनी बहुत ही छोटी हो, इतनी जल्दी बेबी। बट चलो कोई बात नहीं, अगर बेटी हुई तो उसके जवान होने तक तुम भी यंग सी ही होगी, उसकी बड़ी बहन लगोगी, फिर लोग कम्प्लीमेंट दिया करेंगे तुम्हें। हाँ हाँ हाँ, मरियम के बाप सफी में महसूस होकर मुस्कुरा दी थी। वो मरियम को रिहान शाह के यहाँ पर लेकर जा रहे थे और बाहर जाते सफी की नजर सामने शाह हाउस के लान की तरफ उठे थे, जहाँ पर सामने ही लान के बीचों बीच सब चेयर पर बैठे थे। सुहानी से हवा चल रही थी। सफी मरियम को साथ लिए वहीं पर चल दी थी। लान में सनम, मेरोसा, आयशा के सिवा रूहान, रकीम, फहीम, हालिब और आदि भी मौजूद थे। मरियम की नजर जैसे ही रूहान पर और रकीम पर पड़ी, उसकी आंखें हैरत से फटी रह गई। उसने अचानक से जोर जोर से अपने सर पर हाथ मारना शुरू कर दिया था। फिर वो दोनों हाथों से अपने गालों को थपथपाने लगी थी। बाकी सब हैरत से को देखने लगे थे और रूहान अचानक उस अपने सामने देखकर जी बढ़कर बदमजा हुआ था। यकीनन यहाँ भी वो कोई ड्रामा लगाने वाली थी। मरियम क्या हुआ, आजी ओके, सफीन ने अपने पास खड़ी मरियम के हाथ पकड़ते हुए पूछा था। मैं वाकई पागल हो गई हूँ सफीन, मुझे कल से ये रूहान हर जगह पर दिख रहा है, मगर कल तक बस एक नजर आ रही थी, आज दो नजर आ रहे हैं। मरियम अब भी आंखें पारे रूहान और रकीम को देख रही थी। उसके बाद पर रकीम समेत बाकी सब जोर से हंस पड़े। लगता है मोहतरमा को जबरदस्त शाक लगा है, फहीम ने आशा से कहा था, जो कि हैरत से मरियम के हरकत देखे थे। हाँ तो ठीक है ना, अब दो लोग हैं तो दो ही नजर आएंगे ना, आप इधर देखो, तुम्हें मैं भी दो नजर आऊंगी, सफी ने सनम की तरफ इशारा करते हुए कहा था। और इस बात तो मरियम वाकई जोर से उछल पड़े। या तुम भी वहां पर मौजूद हो? या मैं चल गई हूँ, आई नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, इनफैक्ट मैं सुबह ही हादी बाई को दिखाती हूँ। मरियम को साथ सदमा हुआ था कि वो वाकई पागल हो गई है। आप ये बात सनम भी उसके अंदाज पर हंस पड़ती। मरियम वो सनम है, मेरी ट्विन सिस्टर, और ये यकीन भाई है और ये रूहान भाई, ये दोनों भी जुड़वा है। सफीन ने हंसते हुए इंकशाफ किया था। आपकी बात भी, मरियम ने पलके झपक झपक कर सामने देखा था। फिर उसने आगे बढ़कर पहले सनम को छुआ था। उसे यकीन हो गया था कि वह सफीन का अलविया नहीं था। और फिर वह रकीम की तरफ मुड़ती, उसके कांधे को हल्की सी उंगली लगाकर छुआ था, कहीं वो गायब ना हो जाए, मगर वो भी गायब नहीं हुआ था, यानी वो भी हकीकत था। और फिर रूहान की तरफ बढ़ती। इनफ, क्या कर रही तुम, तुम्हारा पेश वाकई ढीला है, तुम किस एंगल से डॉक्टर हो और किस गधे ने तुम्हें डिग्री दिया? पता नहीं भाभी ने ये कौन सी बिला लाकर साहब पर ला दिया, मेंटल केस कहेंगे। तुम पहले जाकर अपना इलाज हुआ, फिर दूसरों का इलाज करना। रूहान बनाकर बोलता हुआ उठ गया था और बाकी सब लबों पर दिबी दिबी मुस्कुराहट लिए हुए मरियम को देख रहे थे, जब मुंह बनाकर रूहान की पुश्त को देखने लगे थे। सॉरी, वो मैं कंफ्यूज हो गए थे ना, इसलिए। एनीवे हेलो एवरीवन, मेरा नाम मरियम है, डॉक्टर मरियम फरकान MBBS। मरियम सबको देखकर मुस्कुराकर बोलती। उस सबके साथ ही बैठकर हंस हंस कर बातें करने लगे थे। रकीम ने मरियम से रूहान के रवैये की मादत भी कर दी और मरियम ने फराह दिली से रूहान को माफ भी कर दिया था। मेरोसा, सनम और आशा को ये क्यूट सी लड़की बहुत ही पसंद आई थी, जबकि सब लड़कों को खूबसूरत सी मरियम रूहान के लिए मौजूद लगी थी और उन्होंने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारे से ओके का सिग्नल भी दे डाला था। अब रूहान उनके फैसले से कितना मुत्तफिक था, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। रात को आदि के आने से पहले वो दिन भर के कामों के बाद नहाकर फ्रेश हो जाती थी। यह आदि का ही ऑर्डर था। उसे ऑफिस से आने के बाद सजी सवरी मेरोसा को देखकर जो फ्रेशनेस फील होती थी, उसकी सारी थकान जैसे मिनटों में गायब कर देती थी। व्हाइट और रेड आदि का फेवरेट कलर था, इसलिए वो मेरोसा के लिए ज्यादातर इसी कलर के कपड़े लेकर आता था। अभी आदि के लाए हुए दीदा से व्हाइट सूट और प्लाजो में नक्श से तैयार उसका वेट करती, मगर दूर दूर तक आदि की आमद के आसार नहीं थे। शुक्र था आज मम्मी शाम से ही अनिका वगैरह के साथ ही बैठ गई थी, इसलिए रिलैक्स से पूरे रूम में चेकती फिर रही थी। उसने आदि को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाया था, मगर ये क्या, उसके फोन के कंटेंट्स सारे गायब हो गए थे। ओ नो, मेरोसा ने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया था। आज शाम को उसका फोन हजामा और हाजिर के पास था और वो लोग मेरोसा के फोन के कंटेक्ट मैसेजेस पिक सब कुछ उड़ा चुके थे। उसका फोन बिल्कुल ब्लैंक पड़ा हुआ था। अब आदि को कॉल कहाँ से करूं, किससे नंबर लेकर आऊं, लेकिन पहले कुछ देर वेट कर लेती हूँ, नहीं आए तो डैड से उनका नंबर ले आऊंगी। मेरोसा ने खुद को तसल्ली दी और बाहर चल गया। डैड भी घर आ चुके थे,
ان سے میروسا کو پتا چلا تھا کہ آج عادی کو آتے ہوئے دیر ہو جائے گی۔ وہ ایک بزنس ڈنر میں گیا تھا۔ ڈین نے اسے کہا تھا کہ وہ عادی کا ویٹ نہ کرے اور کھانا کھا لے۔ عادی کو آتے ہوئے بھی دیر ہو سکتی ہے اور میروسا نے بجھے دل کے ساتھ ہی ڈین کو کھانا کھلا دیا تھا، مگر خود اس نے ایک نوالا بھی نہیں لیا تھا اور اب تو اسے عادی کا انتظار کرتے کرتے بھی 3 گھنٹے بیت چکے تھے۔ 9 سے 12 کا وقت ہو گیا تھا۔ 1 گھنٹے پہلے مہوش بھی گھر آ چکی تھی اور انہوں نے عادی کا نمبر ڈائل کیا تھا، مگر نمبر نہیں لگ رہا تھا، جبکہ شہریار صاحب انہیں اور میروسا کو تسلی دیتے ہوئے سونے جا چکے تھے۔ مہوش بھی شور کے پیچھے چلی گئی تھی اور ساتھ ہی میروسا کو تلقین کر کے گئی تھی کہ عادی کا نمبر ٹرائی کرتی رہے اور جیسی اس سے بات ہو انہیں بھی انفارم کر دے۔ میروسا ان کی بات سن کر بھی انہیں اپنے فون کے بارے میں نہیں بتا سکی تھی۔ چپ چاپ اپنے روم میں چلی آئی اور جلے پیر کی بلی کی طرح پورے کمرے میں ٹہلتی پھر رہے تھے۔ ڈیڈ سے نمبر لے آتی ہوں، زیادہ سے زیادہ ممی سے ڈانٹ ہی پڑے گی نا، کوئی بات نہیں، سن لوں گے۔